बच्चों कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन। बच्चों इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा। आज इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो बच्चों तैयार हो जाइए अध्याय 14 के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का, महासागरीय जल कि ऊपर एवं नीचे की गति किससे संबंधित होती है? ऊपर और नीचे की गति किससे संबंधित होती है? ज्वार, जो ज्वार भाटा होता है बच्चों, यहां पर ये ज्वार, ठीक है। दूसरा है तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट है धाराएं, और उसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ज्वार भाटा होती है उसमें गति जो जल की होती है वो ऊपर नीचे नहीं होकर के क्षैतिज गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति जल की नहीं होती, तो यह तो नहीं आएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें धाराओं की, तो धाराओं की भी जो गति है वो क्षैतिज रूप से होती है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी प्रवाह की भांति धाराएं गति करती है। लेकिन तरंग जो होती है बच्चों, तरंगों की गति ऊपर नीचे होती है, और जो गति करती है वो ऊर्जा करती है, जल के अणु नहीं करते हैं। जल के अणु तो केवल ऊपर और नीचे ही गति करते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा तरंग। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? वृहद ज्वार जो आता है उसका कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? हमने पढ़ा था बच्चों इसके बारे में। पहला ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल का लगना। सूर्य और चंद्रमा जो है उसका पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल का लगना, यह कारण बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वृहद ज्वार आने का कारण भी बच्चों यही है। आइए दूसरे ऑप्शन भी चेक करते हैं। सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, यह बिल्कुल भी नहीं होगा। और तट रेखा का दंतुरित होना, इसका हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा बच्चों पहला, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल का लगना वृहद ज्वार के आने का कारण होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी की हमने बताया था बच्चों कि जो उप होता है वो नजदीक होता है, और जो अप होता है वो दूर होता है, याद करने की दृष्टि से। तो जो पृथ्वी, और पूछ किसके बारे में रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। तो यहां पर अपसौर नहीं आएगा। अपसौर में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी होती है, ठीक है। उपसौर में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है। उपभू में क्या होता है? चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर सही आंसर आएगा उपभू। और अपभू में क्या होता है बच्चों कि चंद्रमा और पृथ्वी की मैक्सिमम या अधिकतम दूरी होती है, तो यह है नहीं आएगा। तो आंसर आएगा ग उपभू। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति, तो पहले तो सबसे पहले हमें देखना है कि उपसौर होगा अर्थात सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होगी। उपसौर जो होगा बच्चों वो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होगी, और सूर्य पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर होता है, और 4 जुलाई को बच्चों होता है अपसौर। ये हमें ध्यान कर लेना है। 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर होता है, ये डेट भी हमें याद होनी चाहिए। तो यहां पर पूछा है पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है, तो उपसौर होता है 3 जनवरी। यहां पर महीना दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो जनवरी के महीने में या 3 जनवरी के दिन को उपसौर की स्थिति पैदा होती है। उस दिन सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी पाई जाती है। उसके पश्चात बच्चों ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर हमें 30 शब्दों में देना है। तरंगे क्या है? तो तरंगे क्या है हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वायु दबाव से सागरीय सतह से जल के क्रमिक रूप से हिलने डुलने और आगे बढ़ने पीछे लौटने की क्रिया को तरंग या लहर कहा जाता है। वस्तुतः तरंगे महासागर की
तरल सतह का विक्षोभ होती है और तरंगों में जल के अणु गति नहीं करते, केवल ऊर्जा गति करती है। और जब वो वहाँ पर टूटती है, कहाँ पर, तटों पर बच्चों, तो तटों पर जब ये तरंगे टूटती है तो जैसे कपड़े धोने का जो सर्फ होता है उसकी भांति सफ़ेद बुलबुलों के रूप में वो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट है बच्चों, महासागरीय तरंगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? जो महासागरीय जो तरंगे हैं वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? तो हम जानते हैं बच्चों कि जो पवनें चलती है उनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो महासागरीय तरंगे वायु से ऊर्जा प्राप्त करती है, वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा यह ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल के नियतकालीन उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आकाशीय पिंडों के कारण ये क्यों होता है ज्वार भाटा बच्चों? आकाशीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरा इसमें कहने वाली बात है कि नियतकालिक होता है, जिस समय आना है उसी समय आएगा, इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। तो दो चीज़ यहाँ पर हमने देखी। नेक्स्ट है ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? हम जानते हैं बच्चों कि ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वो प्राथमिक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल? आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल, साथ में अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बलों के कारण भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं कि चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा के उत्पन्न होने का दूसरा कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। ठीक है, इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बलों के आपस में समन्वय के कारण ही ज्वार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है? तो ज्वार भाटा जो होता है उसमें नौ संचालन का क्या उपयोग है? तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि नौ संचालन विशेष रूप से पोताश्रयों पर और एस्चुरीज में जहाँ ज्वार नदमुख पाए जाते हैं वहाँ पर जब ज्वार की स्थिति होती है तब पानी जब ऊपर चढ़ता है, जब बहाव आता है, जब बाढ़ आती है जिसे हम बाढ़ कहते हैं, उस बाढ़ के साथ में ही जो नौकाएं हैं, जो जहाज है वो तटों पर आ जाते हैं, पोताश्रय पर आ जाते हैं। सामान्य रूप से वहाँ पर जो नहीं आ पाते, साथ ही भाटे की स्थिति में वो वापस जलाशयों में आ जाते हैं जो कि सागर या महासागर हो सकते हैं, वहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो ज्वार के कारण जल स्तर उठ जाने से उथले सागर एवं नदियों के छिछले मुहाने पर भी नौका गम्य हो जाते हैं। ज्वार के द्वारा अग्रसित जल के साथ जहाज आसानी से बिना अधिक शक्ति खर्च किए खाड़ियों एवं नदियों के मुहानों में अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, जबकि भाटा के समय में ये जहाज पुनः बिना अधिक शक्ति खर्च किए वापसी की यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा है वो नौ संचालन में भी कार्य करता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है जिनका उत्तर हमें बच्चों 150 शब्दों में देने हैं। पहला है जल धाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को यह किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो जल धाराएं जो है वो तापमान को कैसे प्रभावित करती है और उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों में इनके क्या प्रभाव देखे जाते हैं? तो दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है कि जल धाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती है? बच्चों हम जानते हैं कि दो प्रमुख प्रकार की जल धाराएं होती है। कौन कौन सी? ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ठंडी धाराएं जहां पर जाएगी वहां तापमान कम कर देंगे और गर्म धाराएं जहां पर जाएगी वहां पर तापमान बढ़ जाएगा। साथ ही वर्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाती है। ठीक है, तो महासागरीय जल में होने वाला प्रवाह सागरीय जल के तापमान तथा लवणता की भिन्नताओं का परिणाम होता है। ठीक है, इस वजह से यह सागरीय जल प्रवाह होता है। तापमान व लवणता की भिन्नता के कारण सागरीय जल में होने वाला संचलन या प्रवाह सागरीय जल का ताप लवणीय प्रवाह कहा जाता है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल भंडार नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर निम्नांकित जल धाराओं में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला है ठंडी जल धाराएं।
ये जल धाराएं ठंडा सागरीय जल गर्म जलीय क्षेत्रों में लाती है। इस प्रकार की प्रवाहित जल धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिलती है। यह प्रक्रिया दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के मध्य संपन्न होती है। दूसरी ओर उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रवाहित सागरीय धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो धाराएं हैं जिसे हमने ठंडी जल धाराएं कहीं, वो प्रवाहित होती है। और कहाँ से आती है बच्चों? ये ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी बच्चों गर्म जल धाराएं, जो गर्म जल धाराएं होगी वो भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, ये जल धाराएं गर्म जल को ठंडे जलीय क्षेत्रों में पहुंचाती है तथा सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। सामान्यतः कहां पर रहती है? महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। ऐसा जो होता है बच्चों वो दोनों गोलार्धों में होता है। और निम्न और जो मध्य अक्षांशीय है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर इस क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होता है, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर यह बहती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर महाद्वीप है तो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर यह गर्म धाराएं बहती है, तो इन क्षेत्रों में बहेगी पूर्वी तटों पर। जबकि उच्च अक्षांशों में यह महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांश क्षेत्रों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह गर्म जल धारा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होती है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान पर सागरीय जल धाराओं का प्रभाव उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम की ओर से आने वाली उत्तरी अटलांटिक नामक गर्म जल धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के तटीय भागों में ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदुल होती है। साथ ही वार्षिक तापांतर भी कम पाया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में हमने मानचित्र में भी देखा था बच्चों कि किस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम के पश्चात यहाँ से निकलती हुई जो गर्म जल धारा है वो यूएसए से टकरा करके गल्फ स्ट्रीम के रूप में आगे बढ़ती हुई और नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे चली जाती है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री के समीप चली जाती है और वहां चले जाने के कारण इस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि करती है, आर्द्रता में वृद्धि करती है, जो तटीय भागों में ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदुल को लाने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है बच्चों, जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, इसमें मुख्यतः कौन कौन से कार्य जिम्मेदार होते हैं? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव से होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। बच्चों हमने अध्ययन करते समय इस चैप्टर में भी देखा था कि विभिन्न कारक होते हैं। पहला जो कारक है, पहले प्राथमिक जो बल है वो उस प्रकार के हैं जो कि इन धाराओं का निर्माण करते हैं, जो कि इन धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। और द्वितीय प्रकार के जो बल है वो इनकी दिशा और वेग को बताते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो पहला है बच्चों सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। सौर ऊर्जा से सागरीय जल गर्म होकर के फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट सागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के सागरीय जल की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा पाया जाता है, जिसके कारण उच्च तापमान वाले सागरीय क्षेत्रों से निम्न तापक्रम वाले सागरीय जल क्षेत्रों की ओर सागरीय धाराएं चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तापमान मिला, विशेष रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो तापमान मिला उससे जल फैला। ठीक है, गर्म होकर के जल फैलता है और फैलने के कारण वहां पर ढाल नुमा स्थिति देखी जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई अधिक पाई जाती है, जल स्तर में अधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। दूसरा है वायु की दिशा। जो प्रचलित स्थायी जो पवने हैं वो सागरीय धाराओं की उत्पत्ति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये हवाएं सागरीय जल के ऊपर से गुजरती है तो उनके घर्षण बल के कारण सागरीय जल भी उनके साथ प्रवाहित होने लगता है। तो जैसे जैसे वो चलती है उसी के अनुसार वो सागरीय जल भी प्रवाहित होने लगता है बच्चों। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल नीचे की ओर फैलता है, जिससे कि यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। और जब जल दाब प्रवणता की यही स्थिति सागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती है। ठीक है,
तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी नीचे की ओर अधिक घनत्व वाला जो जल है वो नीचे की ओर बैठेगा, इससे भी धाराएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है बच्चों कोरियोलिस बल का प्रभाव। अब कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और इसके कारण इसकी जो दिशा है, जो वलय बनेंगे, ठीक है, वो इसकी दिशा भी प्रभावित होगी। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्धों में सागरीय जल धाराओं की गति की दिशा में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के कुछ सागरीय भागों में सागरीय धाराएं पृथ्वी के इसी विक्षेपक बल के प्रभाव से एक वृहद वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती है, जैसे कि हमने चित्र में भी देखा था कि यहाँ पर इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में और इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुसरण करती हुई वलय का निर्माण करती है, वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती है, जिससे सागरीय धाराओं का लगभग बंद क्रम निर्मित होता है, जिसे वलय या गायरे कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। पांचवा है बच्चों जल घनत्व में अंतर। सागरों की सतह पर हल्का जल और गहराई में भारी जल मिलता है। घनत्व की इस भिन्नता के कारण सागरों में दाब प्रवणता की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे जल में गति या धाराओं की उत्पत्ति होती है। जब दो भौतिक लक्षणों में बच्चों अंतर पाया जाएगा तो वहां पर प्रवणता विकसित होगी, और प्रवणता जब विकसित होगी तो वहां पर जो पदार्थ है वो गति करेगा। ये भौतिकी का भी नियम है। नेक्स्ट है बच्चों लवणता। लवणता महासागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करती है, और अधिक लवणता वाले जल का घनत्व अधिक होता है और वो नीचे बैठ जाता है, एवं कम लवणता वाले जल का घनत्व कम होता है। महासागरीय जल के घनत्व में भिन्नता के कारण धाराएं चलती है। ठीक है, तो अधिक लवणता वाला जल और न्यून लवणता वाला जल, इन दोनों के पुनर्वितरण के लिए लवणता, तापमान, घनत्व आदि का जब भौतिक जो गुणधर्म है, इनके पुनर्वितरण के लिए भी क्या होता है, धाराएं चलती है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के भाग में देखा कि चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन, इसके अभ्यास प्रश्न किए। अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में होंगे। धन्यवाद बच्चों।